हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुलम शिखर तक में स्वागत है। तो आइए आज हम आपके लिए एक नई कक्षा शून्य से शिखर के लिए आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला आप सभी के लिए लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वर्णमाला एक हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, एक बेसिक शिक्षा है। इसे हम अच्छी तरीके से जानेंगे, इसके उच्चारण करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण जो भी बिंदुएं हैं उनको भी हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम जानते हैं, सबसे पहले यह भाषा का प्रारंभिक ज्ञान है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह या तो वर्ण होती है या अक्षर, और इसे कहीं कहीं ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि अर्थात साउंड। हमारे मुंह से निकलने वाले जो भी शब्द अक्षर हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं, या हमारे मुंह से निकलने वाले वर्ण ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। और भाषा में सबसे जो बेसिक जिसको नींव कहते हैं वह है वर्णमाला। मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्णमाला में हम जानेंगे सर्वप्रथम वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा हमारे श्वेत पट पर, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको वर्णमाला कहते हैं? नोटबुक उठाइए और नोट करते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हिंदी भाषा धीरे धीरे लोगों के मन और मस्तिष्क से निकलती चली जा रही है। कई ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम नहीं कर पाते। एक तो बड़े मज़ेदार की बात बताऊं मैं कि जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये क वर्ग है, तो क वर्ग में मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तो यही हमारे बच्चों ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, पंचमाक्षर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या कि हमारे अध्यापक ने पढ़ाया ही नहीं, या कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम वर्णमाला के अक्षरों को या वर्णों को जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो कहीं आपको और नहीं मिलेगा। तो आइए बिना विलंब किए चलते हैं अपने वर्णमाला की ओर। तो सर्वप्रथम कहा वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें एक सार्थक सार्थक, मतलब सार्थक से तात्पर्य है ऐसे भी कोई भी समूह नहीं बना दिया, ऐसे कोई भी झुंड बना नहीं देने से वह वर्णमाला नहीं होता था। एक सार्थक समूह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, समूह मतलब झुंड, ग्रुप में। तो एक सार्थक समूह जब बनता है तो वही वर्णमाला होता है। इसी में दूसरे बिंदु पर हम आते हैं। तो हमारे वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे होंगे वर्णों को दो प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में कितने हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं, या स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, या स्वर्ण को किस किस भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात बांटा गया है। तो सर्वप्रथम आइए हम स्वर वर्णों को जानेंगे। तो स्वर जो होता है हिंदी में, सर्वप्रथम आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो आइए हम सर्वप्रथम स्वरों को जानेंगे, स्वरों का उच्चारण करेंगे। अ, आ, ई, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 स्वर होते हैं। और कई लोगों को आपने देखा होगा, कई बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि अम और अह इनको भी स्वर में गिनती करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अम और अह स्वर नहीं है। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह स्वर नहीं है तो है क्या? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ये अभी स्वर में गिना देते हैं, स्वर 12 होते हैं, स्वर 13 होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बिल्कुल करेक्ट और सही जानकारी मिलने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो आखिरी तक देखिएगा, ताकि वर्णमाला के विषय में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सके और आपका कोई
हाथ ना पकड़ सके। वर्णमाला एकदम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अम और अह, तो एक बार हम देखते हैं अम, तो अम है तो इसको अम भी बोलते हैं और अंग अनुस्वार, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार। और अह को हम विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अम और अह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है, हम छोटे से एक उसमें देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप पहले से लिखा है, हमने इसको ये यूं मिटा दिया, तो बन गया यह क्या, अनुस्वार। इसी प्रकार से अह को हम अ के आगे के दो को हमने मिटा दिया, तो यह हो गया विसर्ग मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, अम और अह स्वर में नहीं आता, ठीक है। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। इसी क्रम में हम और आते हैं। अब आप कहेंगे अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अनुस्वार और विसर्ग, जैसे हिंदी में एक शब्द है, उसका बहुत प्रयोग होता है। जैसे आप देख तो कहते हैं प्रातः, प्रातः अर्थात सवेरा या सुबह, प्रातः। और एक शब्द का हम और प्रयोग करते हैं अतः, अतः, प्रातः, अतः। ऐसे कुछ गिने चुने शब्द हैं हिंदी में। तो इन शब्दों के आगे जो यह दो बिंदु या आपके इंग्लिश में कहते हैं डॉट लगे हुए हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। तो यह स्वरों में मेरे प्यारे बच्चों नहीं आता है, यह विसर्ग में आता है। ऐसे हम फर्स्ट वाला अम को हमने क्या बना दिया, आप देख रहे होंगे, अनुस्वार बना दिया और इसे विसर्ग बना दिया। तो अनुस्वार वाले कुछ हम शब्द जैसे देख लेते हैं। अनुस्वार वाले शब्द जैसे अंत, क्या हो गया, अंत, है ना, अंत, मंत्र, जंत्र इत्यादि इत्यादि शब्द आप उससे निर्मित कर सकते हैं अनुस्वार से। तो इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यह हो गया स्वरों की बात हो गई। तो आप एक बार फिर से नोट कर लें, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक, औ तक, ठीक है। इसी क्रम में हम आएंगे वर्ण के दूसरे अर्थात व्यंजन में। तो व्यंजन वर्ण में आएंगे। स्वर वर्ण हमने देख लिया, अब हम व्यंजन वर्ण देखेंगे। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्षत्रज्ञ। तो यह वर्णमाला है। अगर आप यहाँ से पूरा अगर काउंट करेंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 यहाँ पर आपको व्यंजन दिख रहे होंगे। 36 व्यंजन हैं, लेकिन यह भी पूर्ण व्यंजन नहीं है। यहाँ भी आप नज़र मत चूकना, ध्यान से देखना। तो पूर्ण रूप से जो व्यंजन होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, तो क से लेकर ह तक ही 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या व्यंजन 33 है। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि क्षत्रज्ञ, ये भी तो व्यंजन है। बिल्कुल सही, यह भी व्यंजन, खाने वाला व्यंजन मत समझिएगा। व्यंजन यहाँ अक्षरों से मतलब है, क्योंकि खाने के भी कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों से यहाँ तात्पर्य है वर्णमाला व्यंजनों से। तो क्षत्र और ज्ञ
यह बेटा संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त। जैसा आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा, कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य क्या है? संयुक्त। संयुक्त मतलब दो व्यंजनों से मिलकर के बने यह व्यंजन है। कहीं कहीं व्यंजनों में स्र भी लिया जाता है, लेकिन यह वर्णमाला में क्षत्रज्ञ, हम इसी की चर्चा करेंगे। स्र भी आप समझ लेगा। क्ष, तो क्ष जो है क और श मिलकर के क्ष बनते हैं। क्या क्या मिलकर के? क और श मिलकर के क्ष बनते हैं। त और र मिलकर के त्र बनता है। ज्ञ और य मिलकर के ज्ञ बनता है मेरे प्यारे छात्रों। तो यह संयुक्त व्यंजन हो गया। अभी आपका व्यंजन समाप्त नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि व्यंजन 33 हैं। क्षत्रज्ञ जो है वह कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अभी व्यंजनों का हम वर्गीकरण भी करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उच्चारण जो है व्यंजनों में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा तो आप लड़खड़ा जाएंगे और शब्दों का या अक्षरों का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे क, ख, ग, घ, ये जो पांचमाक्षर है, यह जो पांचवा वर्ण है, जो पांचवा अक्षर है, तो बहुत सारे लोगों को उच्चारण करने नहीं आता है। तो जाइएगा कहीं में नहीं, मैं आपको उच्चारण भी बताऊंगा। ऐसे ही च वर्ग में ये पंचमाक्षर य वर्ण है और ये ण वर्ण है और यह न वर्ण है। तो ये तो आपको उच्चारण में आता है। मुख्य रूप से 1, 2, 3 ये 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का उच्चारण आपको नहीं आता है, या आपको इसमें कंफ्यूज होते हैं। कोई अंगा कहता है, कोई या कहता है, कोई म्याओ कहता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझाएंगे और आप केवल 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको उच्चारण बिल्कुल सटीक और सरल तरीके से आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे इन वर्णमाला के उच्चारण स्थानों के बारे में भी जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो है क, इसको क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। क्या वर्ग कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब कक्षा। जैसे आपकी कक्षाएं होती हैं, जैसे ABCD आपकी कक्षा, आपके डिवीज़न होते हैं, तो ऐसे ही वर्ग, हिंदी में उस डिवीज़न को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो एक वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र हैं? 5 हैं। इन 5 स्टूडेंटों का नाम, वर्ग का नाम क्या है? डिवीज़न का नाम क्या है? क वर्ग नाम है। तो यह क वर्ग हो गया। ऐसे ही यह च वर्ग हो गया। प्रत्येक वर्ग में 5-5 छात्र हैं। ऐसे ही यह ट वर्ग हो गया। ऐसे ही यह त वर्ग हो गया। ऐसे ही यह प वर्ग हो गया। अब बाकी आप सोच रहे होंगे य र ल व श स ह क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ तो आपको बता दिया संयुक्त व्यंजन में आता है। क्षत्रज्ञ किस में आता है? संयुक्त व्यंजन में आता है। लेकिन आपको य र ल व भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो क वर्ग में जो हो गया, तो क, ख, ग, घ, ङ, यह इसका वर्ग का नाम हो गया क वर्ग। च, छ, ज, झ, य, तो यह हो गया 5 अक्षर च वर्ग, और ये 5 अक्षर ट वर्ग, और ये त वर्ग हो गया 5 अक्षर, प वर्ग हो गया 5 अक्षर, है ना। अक्षर हमेशा अकेला होता है, इसको वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क वर्ग के साथ हम आपको एक सूत्र बताएंगे, बिना सूत्र के कुछ होता नहीं, आपको याद रहे न रहे पर समझ जरूर लीजिएगा। तो संस्कृत में एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। हमने अभी इनके भी उच्चारण स्थान हमें जाना है, तो कहा इसमें एक हमको क वर्ग तो लेना ही है, इसमें हमें एक स्वर ऐड कर देना कु से आपको समझना है क वर्ग, कु, कुचु टू पु, कुचु टू पु, या कचट तप आप ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों। तो कहा कि अकुह, एक हो गया, अकु से क वर्ग, और ह ये कि यहाँ पर श आपको आया ना, ह, तो यहाँ पर ह,
और ये विसर्ग, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये विसर्ग भी हमने ले लिया, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आपने सुना है ना, भगवान शिव का नाम नीलकंठ है, जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं। तो इस वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है उच्चारण स्थान? कंठ। तो कंठ कहाँ होता है? यहाँ, ये गले के पास ये कंठ है। ये नहीं रहेगा तो हमारी इसको हम दबा देंगे तो हमारी वॉइस या हमारे शब्द क्लियर या हमारे अक्षर क्लियर नहीं होंगे, स्पष्ट नहीं होंगे। तो क वर्ग, क वर्ग अगर कहा बेटा तो क वर्ग से आपको ये 5 वर्ण समझना है, और अ और ह और विसर्ग का उच्चारण भी अतः जैसे आपको शब्द बताया था तो विसर्ग का भी उच्चारण ह ही होता है। इसलिए इन वर्णों का क वर्ग, अ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो हम यहीं से कंफर्म करते चलेंगे। तो क ख, देखिए बोल के देखिए, क ख ग घ ङ, क्योंकि यह कंठ वर्ण है, नंगा होगा नंग्य होगा, तो ये भी कंठ से ही उच्चारण, पंचमाक्षर का भी उच्चारण कंठ से ही होगा। एक बार फिर से हम इसका प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे। क ख ग घ ङ, न तो अंगा, अंगा नहीं है, अंग 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 अंग। आप ऐसे 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, बड़े अच्छे से हो जाएगा। तो यह का वर्ग हो गया। अ और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चों कंठ है। इसी क्रम में हम आएंगे च वर्ग में। तो यहाँ च वर्ग लिखा है, च वर्ग च छ ज झ य। तो कहता है, इसका सूत्र कहता है इचु यशा नाम तालु। आपके मुख में तालु है, जहाँ आपकी जीभ च बोलने में जहाँ पर स्पर्श करती है अर्थात टच करती है, आपकी जिह्वा, आपकी टंग जहाँ पर टच करे उसी स्थान को क्या कहते हैं? तालु कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जहाँ पर च और छ, देखिए जीभ प्रैक्टिस करिए, बराबर है ना? तो च छ ज झ, वहीं से ये पंचमाक्षर वर्ण का भी उच्चारण होगा, य का भी उच्चारण होगा। च छ ज झ य, है ना? इया नहीं करना है। बहुत सारे आपको इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों, मेरे साथ आप बने रहिएगा तो आपको वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण बिल्कुल सटीक बताऊंगा, बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। मज़ा आ रहा है ना? तो च छ ज झ य। तो आपकी थोड़ा सा नासिका पर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यह नासिक के वर्ण भी कहेंगे हैं। आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप चिंता मत करिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो च छ ज झ य, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यसा नाम तालु। तो ई आप ले लीजिए, च वर्ग हो गया और ई हो गया। ई बोले तो दोनों भी, एक ह्रस्व ई और एक दीर्घ ई। अब पुराने ज़माने की तरह छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सब नहीं। ई तो च वर्ग हो गया, है ना? और इच और य, यहाँ पर से हमने क्या ले लिया था? हा। अब यहाँ से हमको य उठाना है। ईचु यसानाम तालु। और एक ये श, तीन तरह के श होते हैं। तो एक हमने क्या उठाया, यहाँ पर एक य उठा लिया और एक श उठा लिया। इसका उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तालु। बोलते रहिए मेरे साथ, वेरी गुड, तालु, है ना? तो क्या कहते हैं? तो चलिए च वर्ग का हम उच्चारण करेंगे। च छ ज झ य। आपकी जीभ जहाँ पर च बोलने पर टच कर रही है, छ बोलने पर स्पर्श कर रही है, ज बोलने पर स्पर्श कर रही, वही जीभ इसको भी बोलने पर स्पर्श करना चाहिए अर्थात टच करना चाहिए, छूना चाहिए। तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैज्ञानिक है। हमारे ऋषि महर्षि जो सूत्र बताए हैं बहुत ही परफेक्ट बताए हैं। अगर आप सूत्र के अनुसार चलेंगे तो जरा भी इधर उधर नहीं होगा। जैसे आप रास्ते पर चलते समय, सड़क पर चलते समय, रोड पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर है वर्णमाला। अगर आप नियमों सूत्रों के अनुसार चलेंगे तो आपसे कभी भी उच्चारण अशुद्ध नहीं होगा। तो
हम आई होप कि आप च वर्ग समझ गए होंगे। आइए ट वर्ग पर चलते हैं। तो ट वर्ग 5 अक्षर है ट वर्ग में, ट ठ ड ढ ढ़। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका सूत्र कहता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो हम यहाँ से फिर एक स्वर उठाएंगे। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचता है री। तो एक स्वर उठाता है, कहता है री, ऋतु से ट वर्ग और ऋतु र श, एक श आपको ये दिख रहा होगा, है ना, जिसको आप एक सेटी वाला सा हमने ले लिया, आपको लोग सेटी वाला सा कहते हो, है ना। एक ये कौन सा ये श है, तालव्य श इसको कहते हैं। आज से सीटी वाला सा बोलना बंद कर दीजिए। यह जो श है यह कौन सा है, तालव्य श, इसका नाम है तालव्य श। और ये मूर्धन्य श, मूर्धा से बोला जाता है। ऋतु रसाणाम, तो ट वर्ग हो गया, री हो गया, और एक ये श होगा। और तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है मेरे प्यारे बच्चों, मूर्धा। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्धा क्या है। तो जैसे अभी आपने कंठ जाना, तालु जाना, ऐसे हम मूर्धा भी जानेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। इन ट वर्गीय वर्ग में ट ऐसा तो कोई नहीं होगा कि आपको कोई भी अक्षर बोलने नहीं आता। तो चलिए हम पहले बोल करके अभ्यास करते हैं। ट, ध्यान रखिएगा, जीह्वा इंपॉर्टेंट है। जीभ आपकी जहां जाएगी वही स्थान क्या है, आपका मूर्धा है। उस स्थान का, उस प्लेस का नाम मूर्धा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम है, मूर्धा, मूर्धा। तो ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ट तक सही आते हैं, गड़बड़ाते कहाँ हैं हम, यहाँ पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब वर्ग के 5वें अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। 5वें नंबर का, 5वें नंबर में है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे ये ऊपर उपरोक्त दोनों का आपने जिस प्रकार से अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, वैसे ही। तो ट बोलिए, जहाँ थोड़ा सा दांत के पीछे जो जा रही है जिब, ट ठ बोलने पर उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। तो यह भी अक्षर, यह भी वर्ण बोलने पर आपकी जिह्वा वहीं जाने चाहिए। जिह्वा अर्थात आपकी जीभ, आपकी टंग। तो ट ठ ड ढ ड़ ड़। बहुत लोग अड़ा अड़ा करते हैं, अड़ा नहीं कहना है, ड़। जैसे टा को बोलने में कोई आपको तकलीफ हुई नहीं, ठा को बोलने में कोई तकलीफ हुई नहीं, डा को बोलने में कोई तकलीफ हुई नहीं। तो जब आप बिल्कुल सूत्र से रहेंगे, बिल्कुल रास्ते से चलेंगे, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ट ठ ड ढ ड़, मुझे नहीं तकलीफ हो रही है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। केवल प्रैक्टिस की कमी है मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना है। ट ठ ड ढ ड़, इसे ट वर्ग में आता है। 5 अक्षर हैं ट वर्ग में। तो ट वर्ग और रे, ऋषि का रे और श, एक श पढ़ा आपने, अब श। तो इसे क्या कहते हैं, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसका प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है, मूर्धा। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपको भूल जाए तो बार बार आप देखिए। अगर उच्चारण न आए, अगर प्रोनाउंसिएशन आपका सही ना हो, तो मुझे कमेंट्स बिल्कुल करिएगा बच्चों, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। इसी प्रकार से हम आते हैं त वर्ग में। तो चलिए, त थ द ध न, आराम से आप उच्चारण कर लेते हैं, है ना। तो इसका उच्चारण स्थान हम जानेंगे। ऋतु लसानाम दंता, क्या क्या, तो त से हो गया त वर्ग, और एक श बचता है। क्या है, एक श आपके पास ये है, इसको दंत स कहते हैं। कौन सा स कहते हैं, ये ऋतु लसानाम दंता। त वर्ग और श, त वर्ग और स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। यह दांत से उच्चारित होते हैं। कैसे उच्चारित होते हैं आपको हम बताएंगे। ता बोल रहे हैं तो सब जिह्वा का खेल है आपके। त जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ कहाँ टच कर रही है, किस स्थान को स्पर्श कर रही है, आपके टीथ को स्पर्श कर रही है, आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, छू रही है। ता था दा धा न, परफेक्ट है कि नहीं। त थ द ध न। इसी प्रकार से ये, इसी को दंत स कहते हैं। स, तो आपने यहाँ एक पढ़ा श, तालव्य स, मूर्धन्य स। अब आ गया आपकी बारी दंत स की।
तो त थ द ध न स स है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी अगर सूत्र से आप चलेंगे तो कभी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक आ गए, हम त वर्ग तक आ गए, त थ द ध न और स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। अब आता है प वर्ग आता है, प फ ब भ म। आई होप कि ये वर्ग के उच्चारण आप सभी को आते होंगे। त वर्ग का भी उच्चारण आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। आपको तकलीफ ही इन तीन में होती है ना। तो कभी ड बोल देते हैं, कभी ट बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, जैसा आपको बताए वैसा ही अभ्यास करना। तो आते हैं हम नेक्स्ट प वर्ग पर, प फ ब भ म। तो इसका उच्चारण स्थान सूत्र है, कहता है उपपद्मानीयान मोष्ठौ। क्या है, उपपद्मानीयान मोष्ठौ। तो यहाँ पर ये हो गया था, ये स्वर हो गया, ये भी हो गए थे, ये भी हो गए थे, यहाँ आप देख सकते हैं। अब बचता है उ और ऊ। तो कहते हैं प वर्ग उ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ नहीं कहा मेरे प्यारे बच्चों, ओष्ठव। तो हिंदी में ओष्ठ ही आप समझ लीजिए, लेकिन आपको हम समझाएंगे कि ओष्ठव क्यों कहा। ओष्ठ एक वचन है, क्या एक ओठ पकड़ के ऐसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए ओष्ठव, ओष्ठव का तात्पर्य है दोनों लिप्स आपके, ऊपर और नीचे के, है ना, अधर और ऊपर के दोनों के होंठ। एक होंठ, ये ऊपर का भी होंठ ही है, ये भी होंठ है, तो ओष्ठव कहा। इसलिए हमारी जो संस्कृत भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है और बहुत ही सटीक है, बहुत ही वैज्ञानिक है। उसी सूत्रों को हिंदी में यहाँ पर उतारा गया है, उपपद्मानीयान मोष्ठव। तो कहा दो स्वर ऊ और ऊ, ऊ और कौन, प वर्ग, प फ ब भ म। इनके उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कैसे, तो बोल के देखिए, प दोनों ओठ सटे, प फ ब भ म, ऊ आपके ओठ है जैसे ऊ हो रहे। तो ओष्ठों के माध्यम से, सहायता से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं, ए दैतोह कंठोष्ठम, है ना, और ओ और औ बचता है मेरे प्यारे बच्चों। जाइएगा कहीं नहीं, तो ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है, दांतों और ओष्ठ। ओ औ स्वरों का भी आप ज्ञान रखिए। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम प वर्ग तक आ गए हैं। कुछ और विशेष जानकारी है आप लोगों को देने के लिए, जो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। य र ल व क्या है, यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 ही लिखा है। तो य र ल व क्या क्या, य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, अब आप बोलकर देख लीजिए। हमारा सूत्र जैसे सब पर लागू हुआ है, इस पर भी लागू होगा। य व र, आपके यहाँ नाभि पर एकदम अंदर से ऐसा वायु निकलती है। य र ल व, य र ल, आपका एकदम पेट अंदर चला जाएगा, आपके नाभि पर प्रेशर आएगा। य र ल व, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, अंतस्थ व्यंजन। व्यायाम है मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला का उच्चारण करना भी योग है, व्यायाम है। और फिर बचता है, फिर 4 यहाँ पर लिखे हैं, श स ह। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए सोचिए सोचिए, ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है, ऊष्म व्यंजन। किसका किसका, श स ह। कैसे ऊष्म व्यंजन है,
व्यंजन तो व्यंजन। ऊष्म, जैसे उष्मा, कैसी उष्मा? गर्म उष्म, कहते नहीं हो उष्ण बहुत है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है वैसे ही उष्ण। आप ऐसे अपने स्क्रीन को सामने करिए, श स श ह। अगर आप बोलेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपके मुख से एकदम गर्म गर्म वायु निकलेगी, इसलिए इसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्म व्यंजन। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। व्यंजन के मामले में मेरे प्यारे छात्रों, मेरे बच्चों, तो आपने यहाँ पर देखा कि क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। कोई भी आपसे पूछे तो आप 33 व्यंजन बताइए, 33 व्यंजन बताइए, स्वर कितना बताइए, 11 बताइए। कोई पूछे अम अह क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अम अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, अतः और अह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और क्षत्रज्ञ को आपने क्यों व्यंजन नहीं बताया? है व्यंजन, लेकिन संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में बताएंगे। जैसा कि हमने बताया स्र भी संयुक्त व्यंजन में आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी आप दिमाग में रखिएगा। एक बार हम आखिरी बार चलिए इनका सबका प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं बिना विलंब किए। आइए, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। यह 11 स्वर हैं बच्चों। अम अह अनुस्वार है, तो अनुस्वार का एक निशान होता है, चिन्ह होता है, आप देख लीजिए। हम आगे आपके वीडियो में बताएंगे कि यह अनुस्वार भी किसका किसका होता है, इनके मात्राओं के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। तो चलिए क वर्ग का उच्चारण करते हैं हम। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य य, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह क्षत्रज्ञ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस जानकारी को वह भी अर्जित कर सकें और उन अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार, धन्यवाद।